एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे जो नई बुक आई है, टेक्स्ट बुक आई है NCERT के। तो हम ग्रेड 6 का जो साइंस का नया टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, उसका जो चैप्टर 2 है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को आज हम इस सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आंसर मैंने बड़े ही ईजी शब्दों में लिखकर प्रोवाइड की है। तो आप जब भी आंसर आप पढ़ेंगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर्स को मैं अच्छे से समझा भी दूंगी तो उस तरीके से क्या हो जाएगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसकी हेडिंग दी गई है लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। तो जो पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया गया था कि हियर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीव वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स। तो हमको दो तरीके की सीड्स यहाँ पर दी गई है, पहला है व्हीट सीड्स और दूसरा है किडनी बीन्स। तो इनके जो पौधे होंगे उनके रूट्स कैसे होंगे और उनकी पत्तियों में जो वेनेशन है वो कैसी होगी, उस आधार पे हमको इन दोनों जो टाइप ऑफ सीड्स है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब भी हम डिफरेंसेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, दो कॉलम बनाते हैं जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड में हमने व्हीट को लिया है जो कि एक मोनोकॉटिलेडन सीड है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है। और राइट साइड में मैंने किडनी बीन्स को लिया हुआ है जो कि एक डाइकॉटिलेडनस सीड है, यानी कि इसमें 2 कॉटिलेडन्स होता है। तो पहला जो हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस था वो किस बेसिस पे करना है, इनकी रूट्स कैसी होंगी उस बेसिस पे। तो पहले वाले पॉइंट में वही बताया गया है कि द रूट ऑफ दिस प्लांट अपीयर एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यानी कि इसकी कैसी रूट होगी, इसकी फाइब्रस रूट होगी। तो जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनके हमेशा ही जो रूट्स होते हैं फाइब्रस रूट होते हैं। फाइब्रस रूट आप कैसे पहचानेंगे कि जो स्टेम का बेस होता है ना उससे आपको एकदम सेम साइज के पतले पतले जड़ें नजर आएंगी, बंच में नजर आएंगी, तो इसी को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। Whereas in case of kidney bean plant, the roots of this plant consist of one main root, जिसको हम टैप रूट कहते हैं, and small side roots arising from it। तो जो टैप रूट होता है वो कैसा होता है कि इसकी एक मोटी सी ऐसी मेन रूट होती है और इसके साइड से आपको ऐसे साइड रूट्स निकलते हुए दिखेंगे पतले पतले। तो ये जो साइड रूट्स है इनको हम लैटरल रूट्स भी कहते हैं। और ये जो बीच का जो थिक रूट है इसको हम क्या कहते हैं, मेन रूट, या फिर इसको हम टैप रूट कहते हैं। तो जो भी डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें किस टाइप की रूट होती है, उनमें टैप रूट होती है। अब अगर लीफ वेनेशन को देखें तो लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैज वेन्स दैट रन्स पैरेलल, यानी कि इस पौधे की जो पत्तियां होंगी वहां पे वेन्स आपको, तो सपोज ये पत्ती है तो यहाँ पर वेन्स आपको ऐसे पैरेलली रन करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि यहाँ पर पत्तियों में पैरेलल वेनेशन है। इस केस में क्या है, लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैज वेन्स फॉर्मिंग अ नेट लाइक पैटर्न ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ थिक मिडिल वेन। तो इस टाइप के पौधे की जो पत्तियां होगी यहाँ पे बीच में आपको एक मोटी सी मिडिल वेन दिखेगी जिसको हम मिड रिब कहते हैं, और उसके साइड से आपको वेन्स ऐसे जालीदार पैटर्न बनाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि कोई भी अगर मोनोकॉट प्लांट होगा तो उसकी फाइब्रस रूट होती है और उसकी पत्तियों में वेनेशन कैसी होती है, पैरेलल वेनेशन होती है। और अगर कोई डाइकॉट प्लांट है तो उसमें हमेशा टैप रूट सिस्टम होगा और उसकी पत्तियों में वेनेशन कैसी होगी, रेटिकुलेट वेनेशन। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़े तो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, नेम्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। तो हमको नीचे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। तो उनके रहने की जगह के अनुसार हमको उनकी ग्रुपिंग करनी है। राइट द नेम्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स इन एरिया मार्क्ड ए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम के फॉर्म में हमको यहाँ पर एक डायग्राम दी गई है। तो ए वाले हिस्से में हम किन एनिमल्स का नाम लिखेंगे, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स हैं। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स। अच्छा, बी वाले हिस्से में हम किनका नाम लिखेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का, यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ पर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जितने भी हैं उनके नाम लिखेंगे। और सी वाला जो हिस्सा है वहां पे हम किनके नाम लिखेंगे, वहां पर हम ऐसे एनिमल्स के नाम लिखेंगे जो कि लैंड पर भी रहते हो एज वेल एज वाटर में भी रहते हो। एक्वाटिक एनिमल्स मतलब क्या, ये कहाँ पे रहते हैं, ये पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब क्या, ये लैंड पर रहते हैं। ठीक है, और सी वाले जहाँ पे भी जो भी हम एनिमल्स के नाम सी में लिखेंगे वो कैसे एनिमल्स है, जो लैंड पर भी रहते हो और पानी में भी रहते हो। तो एनिमल्स क्या क्या बताया गया है देख लिया जाए। हॉर्स है, डॉल्फिन, फ्रॉग, शीप, क्रोकोडाइल, स्क्विरल, वेल, अर्थवर्म, पिजियन, टॉर्टोइस। तो अब हम अपने आंसर पे बढ़ते हैं कि इसको मैंने कैसे दर्शाया हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं
कि जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो कौन कौन है जो नाम दिए गए थे, उनमें आ जाएगा डॉल्फिन और व्हेल, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल्स मतलब जो पानी पे रहते हो। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कौन कौन आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, तो उसमें आ जाएगा हॉर्स, शीप, पिजियन, स्क्विरल, अर्थवर्म, टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल। और जो दोनों जगह पर रहते हैं मतलब पानी में भी रहते हैं एज वेल एज लैंड पे भी रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो उसमें कौन आ जाएगा, उसमें आ जाएगा फ्रॉग। अब बच्चे जो यहाँ पर गलती करेंगे वो क्या करेंगे, उन्होंने देखा होगा कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं या टॉर्टॉइस होते हैं वो पानी पर भी रहते हैं एज वेल एज वो रहते हैं कहाँ पर, लैंड पर भी। तो वो क्या कर देंगे, वो सी वाले हिस्से में टॉर्टॉइस और क्रोकोडाइल का नाम दे देंगे। बट ये गलत है क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्टार मार्क करके एक चीज लिखा है, दो क्रोकोडाइल्स एंड टॉर्टॉइसेस लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। हालांकि जो क्रोकोडाइल्स है यानी कि जो मगरमच्छ है और जो टॉर्टॉइस है वो लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, दे आर रेप्टाइल्स, ठीक है, वो रेंगने वाले प्राणी हैं। देयरफॉर दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इसलिए हम उनको लैंड पर रहने वाले एनिमल्स की कैटेगरी में ही रखेंगे क्योंकि वो रेंगने वाले प्राणी हैं, तो वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ही आते हैं, उनको हम सी वाले जगह पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है मनु's मदर मेंटेन्स अ किचन गार्डन। तो मनु की जो माँ है वो अपने किचन में एक जो किचन गार्डन है उसको मेंटेन करती है। वन डे शी वॉज डिगिंग आउट रैडिश फ्रॉम द सॉइल। तो वो एक दिन क्या कर रही थी, मिट्टी से मूली निकाली रही थी। शी टोल्ड मनु दैट रैडिश इज अ काइंड ऑफ फ्रूट। तो उन्होंने अपनी बेटी से क्या कहा कि जो मूली है वो एक तरह की रूट है यानी कि जड़ है। एग्जामिन अ रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज। तो आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है मूली को और आपको उसके स्ट्रक्चर को देखकर यहाँ पर बताना है कि वो किस टाइप का रूट है, फाइब्रस है या टैप रूट है। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट। तो रेडिश प्लांट किस टाइप का रूट है जब आपको पता चल जाएगा तो आपको वो रिलेशन तो याद ही होगा कि अगर टैप रूट होता है तो वेनेशन कैसी होती है और अगर फाइब्रस रूट होता है तो लीफ में वेनेशन कैसी होती है। तो उस हिसाब से आपको इस पौधे की लीफ में जो वेनेशन होगी वो कैसी होगी वो भी आपको बताना है। तो हम बढ़ जाते हैं अपने आंसर की ओर। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, व्हेन आई ऑब्जर्व्ड रेडिश आई सॉ स्मॉल साइड रूट्स आर अराइजिंग फ्रॉम वन मेन रूट। तो जब मैंने मूली को देखा तो मुझे मूली कुछ इस टाइप की नजर आई, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेन रूट है और मेन रूट से क्या राइज कर रहा है, छोटे छोटे साइड रूट्स, ओके। Therefore, radish is a tap root that stores food in it. तो रेडिश क्या है, एक तरीके का टैप रूट है जिसमें फूड स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, इसीलिए ये इतना गोल मटोल दिखता है आपको, ठीक है। तो कुछ कुछ जो रूट्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, जहाँ पर जो एक्स्ट्रा फूड बनती है प्लांट में वो स्टोर करके रखते हैं वो, तो इसीलिए हम रेडिश, कैरेट, टर्निप ये सब खाते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी टैप रूट ही है। The leaves of radish plant will have reticulate venation where the veins emerging from the midrib forms a net-like pattern. तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा कि किसी भी पौधे में अगर टैप रूट सिस्टम होता है तो उनकी पत्तियों में जो वेनेशन होती है वो कैसी होती है, वो होती है रेटिकुलेट वेनेशन, जहाँ पर आपको ऐसी जो पत्ती होती है, पत्ती के बीच से एक थिक वेन गुजरती है जिसको हम मिडरिब कहते हैं और उसके साइड से आपको ऐसे नेट लाइक पैटर्न्स बनते हुए दिखेंगे वेन्स के, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है लुक एट द इमेज ऑफ अ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन प्लेन्स। तो नीचे आपको माउंटेन गोट और एक प्लेन में पाए जाने वाले गोट की पिक्चर दी गई है। पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। तो इनके बीच में क्या समानता है और क्या डिफरेंसेस है यानी कि क्या असमानता है, उनको आपको पॉइंट आउट करके लिखना है। What are the reasons for these differences? तो ये जो अलग है दोनों एक दूसरे से, ठीक है, उनमें जो असमानता है तो उसके पीछे कारण क्या है वो भी आपको लिखना है। तो अगर आप इसको देखें अच्छे से, आप एक बार अच्छे से माउंटेन गोट को देख लीजिए और गोट फाउंड इन द प्लेन्स को भी देख लीजिए। आपके पास तो टेक्स्ट बुक होगा ही, और अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आपके पास ई बुक तो ज़रूर होगी। तो आप अच्छे से एक बार डायग्राम को ऑब्जर्व करके देखिए कि आप सिमिलैरिटीज ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, और जो डिफरेंसेस है वो भी आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे मुताबिक जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस मुझे मिले वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिमिलैरिटीज बिटवीन अ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन द प्लेन्स आर। तो अभी समानता क्या क्या है, दोनों में क्या सेम सेम है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। बोथ हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड, दोनों के सर पे ही क्या है, सींग है। बोथ हैव हूव्स, तो उनके जो फीट में हूव्स है, ठीक है। बोथ हैव टू हाइंड लिम्स, मतलब दोनों के ही दो पीछे के पाँव हैं। टू फोर लिम्स मतलब दो सामने के पाँव हैं। दो आंखें हैं, एक मुंह है, एक नाक है और एक पूंछ है।
तो ये समानता मेरे को माउंटेन गोट और गोट फाउंड इन द प्लेन्स में मिली। अब जो डिफरेंसेस है उसको मैंने जिस तरीके से हम डिफरेंसेस लिखते हैं उस फॉर्म में यहाँ पर दिखाया है। तो लेफ्ट साइड में या लेफ्ट कॉलम में मैंने माउंटेन गोट की जो फीचर्स है वो लिखी है, और यहाँ पर गोट फाउंड इन द प्लेन्स के जो भी फीचर्स है मैंने राइट साइड में या राइट कॉलम में लिखा है। तो अगर आपने ठीक से पिक्चर को देखा होगा तो देखिए जो माउंटेन गोट है उसकी बॉडी पर एक मोटी सी परत है फर की, ठीक है। तो इट हैज़ अ थिक फर। अगर आप देखिए तो देखिए उसकी बॉडी के ऊपर जो उनके बॉडी को कवर करके रखते हैं हेयर्स, तो उसको हेयर तो नहीं कहते, हम उसको फर कहते हैं, तो उसकी एक मोटी सी परत है। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर गोट फाउंड इन द प्लेन्स इट हैज़ अ थिन लेयर ऑफ फर। तो जो गोट प्लेन्स एरिया में पाया जाता है उसकी देखिए इतनी मोटी परत नहीं है फर की, एकदम थिन लेयर ऑफ फर है। ओके, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, देखिए जो माउंटेन गोट है ईयर्स आर स्मॉल, उसके कान जो है वो छोटे छोटे हैं, वेयर एज गोट फाउंड इन द प्लेन्स उसकी जो ईयर्स है वो बड़ी है। आप देख ही पाएंगे, देखिए इसके कान कितने छोटे हैं इसके सर की तुलना में, और इसके कान देखिए कितने बड़े हैं। जो थर्ड डिफरेंस है वो क्या है, लेग्स आर शॉर्ट। तो माउंटेन गोट के जो पाँव है वो छोटे छोटे हैं, वेरएस जो प्लेन में पाए जाने वाली गोट है उसकी जो पाँव है वो बड़ी है। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए इसके जो पाँव है ये छोटे छोटे हैं, और यहाँ पे इसके जो पाँव है ये उसके कंपैरिजन में थोड़े से बड़े हैं। और जो फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्या है, फर कलर इज वाइट। तो इसकी बॉडी जो फर से ढकी हुई है ये पूरा ही वाइट कलर का है। और अगर हम यहाँ पर जो गोट फाउंड इन प्लेन्स में देखें तो यहाँ पर देखिए इसकी भी बॉडी ज़्यादातर वाइट कलर की भी है, बट इसके कान और नाक के पास ब्राउन पैच भी है। तो फर कलर इज मोस्टली वाइट विद ब्राउन पैचेस नियर आईज एंड ऑन ईयर्स, ठीक है। तो ये थे दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, उस पिक्चर को देखकर मुझे ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस मिला। अब दूसरा कनेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि इन दोनों में डिफरेंसेस एक्चुअली है किस लिए, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। द हैबिटेट ऑफ अ माउंटेन गोट इज माउंटेन्स। तो माउंटेन गोट के रहने की जगह क्या है, माउंटेन्स। ओके, वेयर एज अ गोट लिव्स इन प्लेन। तो जो दूसरा गोट था वो कहाँ पे रहता है, प्लेन्स, यानी कि समतल जमीन जहाँ पे वहाँ पे रहता है। जो माउंटेन गोट है वो पर्वतों या हिली एरिया में रहता है। एज देयर हैबिटेट इज डिफरेंट, क्योंकि उनके रहने की जगह अलग अलग है, दे हैव डिफरेंट अडेप्टिव फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग। तो क्योंकि उनके रहने की जगह अलग अलग है तो उनके बॉडी में अलग अलग स्पेशल फीचर्स है ताकि वो अपने सराउंडिंग में जिंदा रह सके। तो उन्हीं को हम अडेप्टिव फीचर्स कहते हैं। एज माउंटेन गोट्स लिव इन कोल्ड एरिया, क्योंकि जो माउंटेन गोट्स है वो ठंडे जगहों पे रहते हैं, दे हैव थिक फर विच कीप्स देम वार्म। तो उनकी मोटी परत है फर की जो कि उनको गर्म रखती है। स्मॉल ईयर्स प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, और उनके कान छोटे छोटे क्यों हैं, क्योंकि कान छोटे अगर होते हैं तो बॉडी से हीट लॉस भी रोकी जा सकती है, ठीक है। White fur color beautifully merges with the snowy background and short legs help them to move easily। तो उनकी जो फर है वो वाइट कलर की क्यों है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, वहाँ पर सब कुछ बर्फ से ढका रहता है। तो अगर उनका फर कलर भी वाइट हो तो क्या होगा, वो अपने जो बैकग्राउंड है उसमें इस तरीके से घुल मिल जाएंगे कि उनका जो भी दुश्मन है या जो भी प्रेडेटर है उनको आसानी से देख नहीं पाएगा, तो वो अपनी बचाव कर सकते हैं। और उनके छोटे छोटे पाँव इसलिए है ताकि वो आसानी से ऐसे माउंटेन वाले इलाके में चल फिर सके। ओके, अब गोट पे अगर हम ध्यान दें उसके फीचर्स कैसे उसको प्लेन एरिया में रहने में मदद कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे बताया गया है। एज गोट्स लिव इन द प्लेन्स, क्योंकि वो समतल जमीन पर रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं, दे हैव थिन लेयर ऑफ फर। तो उनको मोटी परत की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर उतनी ठंडी पड़ती नहीं है, तो उनकी जो फर की लेयर है वो पतली सी ही है। दे हैव फर ऑफ डिफरेंट कलर दैट मर्जेस विद द बैकग्राउंड ऑफ प्लेन्स। तो जो समतल जमीन है यहाँ पर तो बैकग्राउंड में हरा रंग है, ब्राउन रंग है, येलो रंग है, ठीक है, जो ट्री ट्रंक है उसका ब्राउन कलर है। तो प्लेन एरिया थोड़ा सा रंगीन होती है, जिस वजह से यहाँ पे पाए जाने वाले बकरियाँ उनके बॉडी की कलर भी अलग अलग होती है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बैकग्राउंड के साथ घुल मिल जाती है ताकि वो अपने दुश्मनों से बचे रहें। बिग ईयर्स हेल्प देम टू कूल डाउन देयर बॉडी टेम्परेचर ऑन हॉट डेज। तो इनके बड़े बड़े कान क्या करते हैं, इनके बॉडी टेम्परेचर को ठंडा करने में मदद करते हैं जब हॉट डेज हो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो। और बड़ा कान इनको जो सुनने की क्षमता है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, जिस वजह से उनका प्रीडेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कोई अलार्म कॉल अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म दे रहा है तो उसको अच्छे से वो सुनते हैं और वो चौकन्ने रहते हैं।
बिग लेग्स हेल्प इन लोकोमोशन, तो इनके बड़े बड़े पाँव एक जगह से दूसरी जगह इनको मूव करने में, चलने फिरने में मदद करती है। तो इसीलिए क्योंकि ये अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, इसलिए इनके ऐसे ऐसे अलग अलग फीचर्स है, इतने डिफरेंसेस हैं। अब हम बढ़ेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर। तो यहाँ पर हमको कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे काउ, कॉकरोच, पिजियन, बैट, टॉर्टॉइज, व्हेल, फिश, ग्रासहॉपर, लिजर्ड। तो ये जो एनिमल्स है इनको हमें ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट हम ग्रुप फॉर्मेशन जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स बुक में डिस्कस हो चुकी है, जो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस के बेसिस पे हमने ग्रुपिंग की है, हम उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते अपना आंसर देते वक्त। तो मेरे दिमाग में जो क्राइटेरिया आया जिससे हम इन एनिमल्स को ग्रुप कर सके 2 सेपरेट ग्रुप्स में, वो क्या है? वो है ग्रुपिंग दीज एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ डू दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस। तो वो अपने बच्चे किस तरीके से पैदा करते हैं, उस बेसिस पे मैंने इन एनिमल्स को 2 ग्रुप में बांटे हैं। पहला ग्रुप कौन है? एग लेइंग एनिमल्स, मतलब ऐसे जीव जंतु जो अंडा देते हैं और अंडे फूटकर फिर बच्चे पैदा होते हैं। और दूसरा है एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस। और दूसरा जो कैटेगरी है, दूसरा जो ग्रुप है, यहाँ पर मैंने उन एनिमल्स को रखा है जो डायरेक्टली ही बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ पर अंडे का कोई सीन नहीं है, मतलब एग लेइंग का कोई सीन नहीं है। तो देखिए एग लेइंग एनिमल्स में कौन कौन आ जाएगा? कॉकरोच, पिजियन, टॉर्टॉइज, फिश, लिजर्ड, ग्रासहॉपर, ये सभी क्या है? एग लेइंग एनिमल्स है। एंड एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस, वो कौन कौन है? डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, वो है काउ, बैट, व्हेल। ओके, अब बढ़ेंगे 6th क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन में कहा गया है एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइफ्स, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू मीट वेरियस नीड्स। तो कह रहे हैं जैसे जैसे जो आबादी है, जो जनसंख्या है हमारे देश की, वो बढ़ते जा रही है, या पूरे विश्व भर में ही जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, तो सभी इंसान क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि सुकून से रहे, कंफर्टेबली अपना जीवन गुजारा करे। तो जो फॉरेस्ट है, यहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट है, वहाँ पर जो ट्रीज एंड प्लांट्स हैं उनको काटा जा रहा है इन ऑर्डर टू मीट वेरियस नीड्स ऑफ पीपल। सो लोगों की अलग अलग नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो फॉरेस्ट है उनको काट दिया जा रहा है, यानी कि फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ट्रीज एंड प्लांट्स को काट दिया जा रहा है। हाउ कैन दिस इफेक्ट आवर सराउंडिंग? तो ये जो हम रेकलेसली प्लांट्स एंड ट्रीज को काट रहे हैं, तो ये हमारे सराउंडिंग पे क्या इफेक्ट डालेगा? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा कनेक्टेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज? हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज? तो हम इस चैलेंज को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसका आंसर देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड पूछी गई है, तो इसका आंसर भी मैंने ठीक उसी तरीके से दिया है। तो सबसे पहले तो हमको लिखना पड़ेगा कि फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। सो फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ एंड एयर प्यूरिफायर्स। तो हमारे लंग्स जैसे गैसियस एक्सचेंज में काम करते हैं, तो हमारे जो फॉरेस्ट है वो भी ठीक लंग्स के जैसे ही काम करते हैं, इसलिए उनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। और एयर प्यूरिफायर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है एटमॉस्फेयर में, उसको मेंटेन करते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते हैं। पीपल आर कटिंग डाउन ट्रीज इन फॉरेस्ट टू मीट देयर वेरियस नीड्स। तो लोग जो फॉरेस्ट में ट्रीज और प्लांट्स उनको काट रहे हैं क्योंकि उनकी अलग अलग नीड्स है, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स से मेडिसिन बनाते हैं उस लिए, फिर माइनिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए उनको लैंड की ज़रूरत होती है, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। सो इसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं कि अपने नीड्स के लिए या वेरियस पर्पसेस के लिए हम जो ट्रीज एंड प्लांट्स हैं उनको कट डाउन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन इफेक्ट आवर सराउंडिंग्स इन वेरियस वेज। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये हमारे सराउंडिंग को तरह तरह से इफेक्ट कर सकते हैं। सम आर गिवन बिलो। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं किस तरीके से हमारी सराउंडिंग इफेक्ट हो सकती है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो पहला पॉइंट क्या बताया गया है? इट लीड्स टू डिक्रीज इन रेनफॉल एज द वाटर साइकिल इज डिस्टर्ब। तो अगर हम पेड़ों को काटते चले जाएंगे तो जो वाटर साइकिल है वो विघ्नित होती है, वो डिस्टर्ब होती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो बारिश है, बारिश का होना वो घट जाता है। सो देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है? इट लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। पूरे विश्व भर में जो टेम्परेचर है, जो तापमात्रा है, वो बढ़ने लगती है, बढ़ रही है। ये आपको दिख ही रहा है कि किस तरीके से हर साल टेम्परेचर इंक्रीज होती जा रही है। तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ये हो क्यों रही है? As the amount of carbon dioxide gas in atmosphere increases due to less number of trees.
तो मैंने अभी आपसे कहा ना कि पेड़ों का क्या रोल है। पेड़ क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। खाना बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो लेवल होता है वो जितना होना चाहिए उतना ही रहता है। बट अगर हम पेड़ों को काट दें तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो व्हीकल्स से निकलते हैं, हम ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है, कुछ भी आग वगैरह जलाते हैं वहाँ पे भी वो प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होते रहता है। और ये क्या है, ये एक पॉल्यूटेंट है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। इसकी एक खूबी है कि ये जो हीट हमारे अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर स्पेस की ओर जाने वाली होती है, तो वो इस हीट को ट्रैप कर लेती है, जिस वजह से हमारा जो विश्व भर का तापमात्रा है, ग्लोबल टेम्परेचर है, ये इंक्रीज होते रहता है, जिसको हम अभी क्या नाम से जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से जानते हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ड्यू टू लेस नंबर ऑफ ट्रीज। तीसरा पॉइंट कहा गया है, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोजन as the soil particles become loose and gets easily washed away with water and strong winds। तो देखिए, जो पेड़ पौधे की जड़ें होती है वो सॉइल पार्टिकल्स को टाइटली पकड़ के रखती है। अब अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि जो सॉइल पार्टिकल्स है वो लूज बन जाएगी और ये आसानी से तेज पानी के बहाव से या स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से धुलकर निकल जाती है। तो जो टफ फर्टाइल लेयर है सॉइल का, वो निकल जाता है, बच जाता है पथरीला हिस्सा। तो इससे क्या होता है कि वो वाली जो ज़मीन है जो एक समय में फर्टाइल सॉइल थी, जहाँ पर पेड़ पौधे उग रहे थे, वो अभी बंजर ज़मीन बन जाएगी, बैरन लैंड बन जाएगी। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है, इट लीड्स टू फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड लैंडस्लाइड। सो इसके चलते क्या होता है, बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, फिर जो ज़मीन का धंसना या घिसक जाना, लैंडस्लाइड्स भी होता है। क्यों हो रहा है, एक ही रीज़न है, प्लांट्स के ना होने की वजह से या लेस नंबर ऑफ ट्रीज के होने की वजह से। ई में बताया गया है, वाटर स्कैरसिटी ड्यू टू लेस और नो रेनफॉल। तो पहला पॉइंट में हमने क्या देखा था, क्योंकि वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है तो रेनफॉल में डिक्रीज आती है। अब अगर ठीक से बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, पानी की कमी होने लगेगी और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका भी लेवल नीचे जाने लगेगा। सो वाटर स्कैरसिटी ड्यू टू लेस और नो रेनफॉल एंड लोअर लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। फिर उसके बाद जो सिक्स पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन सीज एंड ओशंस ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स। तो जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो ग्लेशियर्स है या पोलर रीजन में जो आइस कैप्स है वो सभी पिघल रहे हैं। पिघलने से क्या हो रहा है, जो पानी बन रहा है ये पानी कहाँ जाकर ऐड हो रहा है, समंदर में, सीज एंड ओशंस में ऐड हो रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, सीज एंड ओशन में जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसके चलते बाढ़ आ सकती है और सही समय पे बारिश ना होने के कारण सूखा भी पड़ सकता है। और लैंडस्लाइड्स क्यों होती है, वही बात है कि पौधों के जो जड़ें होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखते हैं। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी, उसके चलते सॉइल इरोजन भी हो सकता है एज वेल एज लैंडस्लाइड्स भी हो सकता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि हम इस चैलेंज को कैसे ठीक करें, हम इस चैलेंज को कैसे एड्रेस करें। तो वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज इन द फॉलोइंग वेज। इस तरीके से अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके इसका सोल्यूशन हम जो दे रहे हैं उसको फॉलो करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। पहला क्या सोल्यूशन है, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इन आवर सराउंडिंग। तो हम अपने सराउंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है। दूसरा क्या है, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट बाय सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड मेकिंग पोस्टर्स। तो देखिए स्कूल में तो ये सभी सेलिब्रेट किया ही जाता है, जैसे वन महोत्सव, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड अर्थ डे और भी ऐसे जो डे होते हैं इनको सेलिब्रेट किया क्यों जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता हो कि क्यों फॉरेस्ट हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं। और ऐसे चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल में बच्चों से पोस्टर्स वगैरह बनाने के लिए भी कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को जागरूक बना रहे हैं कि वो इस चीज़ को समझे कि क्यों फॉरेस्ट हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारे सराउंडिंग पे फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लिमिटिंग द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। मतलब जो फॉरेस्ट से हमको प्रोडक्ट्स मिलती हैं उनका जो यूज़ है उनको हम लिमिट अगर कर दें, कम कर दें, घटा दें, तो क्या होगा, फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और गिविंग प्लांट्स एज गिफ्ट्स। सो आजकल क्या किया जाता है कि किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो तो बहुत लोग क्या करते हैं, उनको तोहफे के रूप में प्लांट गिफ्ट करते हैं। तो ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि जो प्लांट हमने दिया वो हम उसको अगर पानी देंगे तो वो आगे चलकर बड़ा पौधा बनेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इन आवर सराउंडिंग ओनली, राइट। सो इस तरीके से हम
इस चैलेंज को एड्रेस कर सकते हैं। अब अगर हम 7th क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको एक फ्लो चार्ट दिया गया है। क्या कहा गया है? एनालाइज द फ्लो चार्ट। तो इस फ्लो चार्ट को अच्छे से देखें, टुकड़ों में देखें। देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। व्हाट कैन बी एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर हमको ए और बी पहले तो आइडेंटिफाई करना है और फिर उनके एग्जाम्पल्स देने हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें प्लांट, सो एक पौधा है, ठीक है। डज इट हैव लीव्स? तो इसका आंसर क्या बताया गया है कि हाँ, इसमें पत्तियां तो है। फिर जो पूछा गया है डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, तो यहाँ पर कहा गया है कि एक जगह पे नो बताया गया है, मतलब इस पौधे में रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है। तो ये किस टाइप के पौधा होगा? और दूसरे वाले में कहा गया कि हाँ, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, तो ए वाला जो है वो किस टाइप का प्लांट होगा। तो अगर हम इसके सोल्यूशन पे बढ़े, जैसे मैंने सॉल्व किया है, तो देखिए इसमें जो क्लू हमको दिया गया है, पहले वाले में कहा गया है कि जो बी है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है, यानी कि बी में कौन सी वेनेशन है? पैरेलल वेनेशन है, राइट। अब जो पैरेलल वेनेशन होती है जिन पौधों में, वो कैसे प्लांट होते हैं? वो होते हैं मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट, ठीक है, जिनके एक ही कॉटिलिडन होती है। तो जो मोनोकॉट प्लांट है वो बी है। तो बी के सभी एग्जांपल्स में मोनोकॉट प्लांट हम लिखेंगे, जैसे कि पैडी, फिर वीट, मेज, बनाना, ग्रास, कोकोनट। ये सभी जो प्लांट्स है ये सभी मोनोकॉट प्लांट है, क्योंकि इनकी सीड में एक ही कॉटिलिडन होता है, इनका फाइब्रस रूट सिस्टम होता है और इनके लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है। तो बी के एग्जांपल्स हमने दे दिए। अब ए वाले में बताया गया है डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, तो इसका आंसर यस दिया गया था, यानी कि ए वाला जो पौधा होगा वो कैसा पौधा होगा? डाइकॉट प्लांट, क्योंकि डाइकॉट प्लांट के पत्तियों में ही रेटिकुलेट वेनेशन होती है। और डाइकॉट प्लांट का मतलब क्या है? इनके सीड्स में 2 कॉटिलिडन्स होती है और इनकी रूट कैसी होगी? टैप रूट सिस्टम होगी। तो एग्जाम्पल्स के तौर पर क्या क्या है? ए का एग्जाम्पल्स हमसे पूछा गया था, तो यहाँ पे टोमेटो, फिर कैरेट, रेडिश, किडनी बीन्स, पीपल, टर्निप, ये सभी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनको आइडेंटिफाई कर दिया। उसके बाद कोई क्वेश्चन था कि नहीं, एक बार देख लिया जाए। अच्छा, सो यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 8th क्वेश्चन में पूछा गया है, राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय दैट गुड़हल, जिसको हम हिबिस्कस भी कहते हैं, प्लांट इज अ श्रब। तो जो राज है वो तर्क कर रहा है अपने दोस्त संजय के साथ, वो कह रहा है कि जो हिबिस्कस है वो एक श्रब है। व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन? तो संजय राज से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है ताकि ये जो कंफ्यूजन है ये क्लैरिफाई हो। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं, आप अपने अलग क्वेश्चंस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस अपने से बना के दिए हैं। द क्वेश्चंस संजय कैन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन आर, इज इट टॉल लाइक अ मैंगो ट्री और स्मॉल लाइक अ मिंट प्लांट? तो जो संजय पूछ सकता है राज को, जो प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है कि क्या ये आम के पेड़ जितना लंबा है या जो पुदीना का पौधा होता है उसके जितना छोटा है? ये पहला क्वेश्चन है। तो हाँ या ना में राज उत्तर देगा, तो उस हिसाब से क्लैरिफिकेशन आएगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डज इट हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम और सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम? तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि क्या इसके बहुत सारे ब्राउन कलर की वुडी स्टेम है या इसके सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम है? तीसरा जो प्रश्न वो पूछ सकता है, आर द ब्रांचेस ऑफ हिबिस्कस हायर अप ऑन द स्टेम और क्लोज टू द ग्राउंड? यानी कि हिबिस्कस की जो ब्रांचेस है, ठीक है, क्या वो स्टेम के बहुत ऊंचाई पे है या फिर क्लोज टू द ग्राउंड है, यानी कि जमीन से बहुत करीब है? तो यस और नो के माध्यम से जो आंसर राज देगा उसी से क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या वो श्रब है या हर्ब है या ट्री है, ठीक है। अब बढ़ेंगे 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जांपल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। तो देखिए हमको 2 ग्रुप दिए गए हैं, ए और बी। ए ग्रुप में जो टाइप ऑफ सीड है वो है डाइकॉट, ठीक है, और जो टाइप ऑफ रूट है वो टैप रूट। तो ये तो हम जान ही चुके हैं कि डाइकॉट प्लांट की जो रूट सिस्टम होती है वो टैप रूट सिस्टम होती है और उनकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होती है। बी वाला जो ग्रुप है इसमें टाइप ऑफ सीड क्या है? मोनोकॉट, और इसकी कैसी रूट्स है? वो है फाइब्रस। तो ये भी हम जान चुके हैं कि मोनोकॉट प्लांट के जो रूट होते हैं वो फाइब्रस रूट होते हैं और इनकी लीव्स में पैरेलल वेनेशन होती है। अब हमको ग्रुप ए के कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं और ग्रुप बी के कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव? तो ग्रुप ए के जितने भी एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लिखेंगे तो उन सभी एग्जाम्पल्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है वो हमको लिखना है फॉर ग्रुप ए, और ग्रुप बी के पौधों में क्या सिमिलैरिटीज है वो लिखना है। तो हम बढ़ जाते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। तो देखिए यहाँ पर
इतना तक तो हमको दिया ही गया था, ये भी दिया हुआ था बुक में, ये भी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, और यहाँ पे ग्रुप बी के लिए ये यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। हमको एग्जाम्पल्स लिखने थे, तो एग्जाम्पल्स में देखिए मैंने लिख दिया ग्रुप ए में कौन कौन आएगा, टोमेटो, कैरेट, रेडिश, पीपल, टर्निप, किडनी बीन्स। और ग्रुप बी के जो भी एग्जाम्पल्स है वो कौन होंगे, ग्रास, पैडी, व्हीट, मेज, बनाना, कोकोनट। ओके, अब जो कनेक्टेड क्वेश्चन था कि व्हाट अदर सिमिलैरिटी डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव। तो ग्रुप ए के जितने भी पौधे हैं, यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए हैं, इनमें क्या समानता होगी, तो देखिए क्योंकि इनकी डाइकॉट सीड है और इनमें टैप रूट है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ऑल द प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स। तो ये एक समानता इनमें पाई जाएगी। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, व्हाट अदर सिमिलैरिटी टू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव। तो बी में देखिए क्या थे, वो मोनोकॉट सीड थे, उनकी फाइब्रस रूट थी। तो एक और समानता क्या पाई जाएगी कि ऑल द प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स। तो ये समानता हमको मिलेगी ग्रुप बी के पौधों में। आ गए हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, 10th क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है ऑब्जर्व द लेबल्ड पार्ट ऑफ अ डक इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर डक की जो फीट है उसको लेबल किया गया है और क्या लिखा गया है, वेब फीट। तो कहा गया है कि डक के पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और जो लेबल्ड पार्ट है उसे भी ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ द डक कंपेयर टू अदर बर्ड्स। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो डक की फीट है वो दूसरे पंछियों से कैसे अलग है। तो देखिए यहाँ पर पिजन की जो फीट है वो डक की फीट से किस तरीके से अलग है। विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट। तो ये जो इसकी फीट थोड़ी सी अलग है, ठीक है, बाकी पंछियों से, तो ये इसको कौन सी एक्टिविटी करने में मदद करेगी, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो वेब फीट होती है, फीट तो ऐसी होती है चिड़ियों की, हाँ, ठीक है। वेब फीट में क्या होता है, ऐसे स्किन की एक पीस जुड़ी हुई होती है ना, तो इसीलिए इसको वेब फीट कहते हैं क्योंकि ये मकड़ी के जाले जैसे दिखते हैं। तो वेब फीट की मदद से जो डक है उसको किस एक्टिविटी में आसानी होगी, ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, आई कैन सी थिन स्किन पीस अटैच टू द फीट ऑफ अ डक। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो डक की फीट है उनके बीचों बीच पतली पतली स्किन की पीस अटैच्ड है, which is absent in the pigeon, जो कि पिजन में नहीं है। The duck has web feet, तो इस टाइप के फीट को हम वेब फीट कहते हैं। तो डक के पास कैसी फीट है, वेब फीट है। With the help of web feet, a duck can swim in water, तो वेब फीट की मदद से जो डक है वो पानी में आसानी से तैर सकती है। तो वेब फीट का काम यही होता है। वेब फीट सिर्फ डक में भी नहीं होता, ये फ्रॉग्स, टोड्स, इनमें भी होता है क्योंकि ये स्विम करते हैं पानी। तो इसी के साथ मैंने इस चैप्टर का जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है वो सॉल्व करा दिया है। अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरा समझाना और जिस तरीके से मैंने आंसर प्रोवाइड किया है अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि बाकी लर्नर्स तक भी ये वीडियो पहुँचे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कराऊँगी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर आप देखिएगा। आपको अगर इस टाइप के कंटेंट देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल सनीताज अकेडमी से जुड़ भी सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल सनीताज अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही कंटेंट के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।